एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का चैप्टर नंबर 17 जो आपके आरजेएस में पूछा जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें शुरुआत करनी है कुछ अमेंडमेंट से जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए और इसकी डेट्स भी याद करना जरूरी है क्योंकि ये प्री में पूछा जाता है। ठीक है, देखो देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरा नहीं आता है आपके इसमें आरजेएस में, सिर्फ आपका चैप्टर 17 ही पूछा जाता है। लेकिन कुछ चीजें जैसे डेफिनेशंस वगैरह हैं, वो डेफिनेशंस अगर आप एक बार देख लेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा क्योंकि यू नेवर नो कि हो सकता है कि डेफिनेशन से पूछ लिया जाए। उसका रीजन ये है क्योंकि जब आप डिसऑर्डर ऑफ चेक वगैरह पढ़ेंगे तो चेक की चेक कहाँ पर डिफाइन कर रखा है, क्या चीज ड्रॉर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है। तो बेसिकली ये सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि कौन से सेक्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, चेक कहाँ पर डिफाइंड है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ पर डिफाइंड है। तो इतनी बात अगर थोड़ी सी मोटी मोटी बात अगर जान लोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इसमें कुछ हर्ज नहीं है जानने में, तो सिर्फ कुछ सेक्शन ही याद करने होंगे। तो जैसे कि आपका सेक्शन 6 है, सेक्शन 7 है ड्रॉ ड्रॉई के बारे में जो बताता है। फिर आप पाओगे सेक्शन 14 में, तो वो नेगोशिएशन के बारे में बताता है, होल्डर कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। तो ये सारी जो कुछ चीजें हैं, मैं अगर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो एक्स्ट्रा आप लोग को थोड़ा सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में देखना है वो क्या चीजें हैं चैप्टर 17 के अलावा। ठीक है, चैप्टर 17 के अलावा क्या देखना है, एक तो आपका चेक की डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, ड्रॉर ड्रॉई क्या होता है सेक्शन 7 में जो बता रखा है वो देखना है। तो ये हो गया, एक ये हो गया। और आपका सेक्शन नंबर 8 9 दैट इज होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये दो सेक्शंस। और आपका ये सेक्शन नंबर 14 जो कि हमें नेगोशिएशन के बारे में बताता है कि नेगोशिएशन क्या होता है, क्योंकि अब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे हो तो नेगोशिएशन क्या होता है ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। इतना ही देख लो, काफी हो जाएगा आपके लिए। अब आएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 17 पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एनआई एक्ट। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं हर एक स्टेट जुडिशरी में यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से और पूरा आना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कब एनफोर्स हुआ था आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो वो 1 मार्च 1882। अब ये डेट तो ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अमेंडमेंट हुआ सबसे पहले इसमें 1988 में अमेंडमेंट हुआ। चैप्टर नंबर 17 को जब ऐड किया गया तो उसमें 138, 139, सेक्शन 140, 141 और 142 ऐड किया गया। ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से सेक्शन कौन से अमेंडमेंट से एक्ट ऐड किए गए हैं। ठीक है, एनफोर्समेंट इसका कब हुआ, 1 अप्रैल 1988। देन 2002 का अमेंडमेंट हुआ। इसके बाद फिर चैप्टर नंबर 17 में चीजें ऐड करी गई, 143, 144, 145, 146 एंड 147। फिर उसके बाद ये सारे सेक्शंस ऐड किए गए 147 तक, जिसका इन्फोर्समेंट हुआ 6 फरवरी 2003 को। देन 2015 का अमेंडमेंट हुआ 2002 के बाद, जिसमें ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के कुछ चेंजेस लेकर गया है। इसमें आपका सेक्शन 142 का सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है और 142A इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। 15 जून 2015 को ये एनफोर्स हुआ। ठीक है, देन आपका 2018 का अमेंडमेंट हुआ जो कि कॉम्पनसेशन से रिलेटेड है, 143A एंड 148। तो ये सारी जो कुछ चीजें हैं ये आपके अमेंडमेंट से रिलेटेड है। थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्या चीज कब से ऐड हुई है, और ये डेट्स इंपॉर्टेंट है तो डेट्स याद करना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे आप सेक्शन नंबर 138 पे। सेक्शन नंबर 138 हमें डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में बताता है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज अब अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ेंगे तो एक एक चीज समझ में आ जाएगी किसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन शॉर्ट नोट्स इस वजह से लेकर के क्योंकि थोड़ा सा समझने में आसानी होती है, ऐसे चार्ट बना करके समझने में आसानी होती है। ये पीडीएफ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। सौम्या सिंह के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप लोगों को ये मिल जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं आप। 138 सेक्शन 138 क्या बात कर रहा है, डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में। इसने बताया, एक नॉर्मली सी बात तो पहले कही कि जो चेक होता है ना, चेक किसी डेट को या किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए ही दिया जाता है। जैसे मान लो कि कल को अगर मैं किसी बंदे को कोई चेक दे रही हूँ 10 लाख रुपए का, तो ऑब्वियसली कोई डेट है तभी मैं उसको चेक दे रही हूँ। मैं आई ओ हिम 10 लाख रुपीज, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हिम द चेक। कोई लायबिलिटी है मेरी, तो ये माना जाता है चेक जो है डिस्चार्ज कर रहा है किसी डेट को या किसी लायबिलिटी को, और ये लीगली एनफोर्सिएबल है। ठीक है,
और वही लीगली एनफोर्सेबल जब है तो वो बैंक के द्वारा रिटर्न कर दी गई। बैंक में लगाया उस बंदे ने चेक, जिसको मैंने चेक दिया, उसने बैंक ने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न होने के दो कारण हो सकते हैं, इनसफिशिएंट अमाउंट हो सकता है या फिर इट कैन एक्सीड अमाउंट अरेंज्ड। आप एक्सीड द लिमिट, या फिर यहाँ पर लिमिट भी लिख सकते हो। लिमिट का मतलब है, देखो अब ऐसा कैसे होने लगा है कि जैसे मान लो अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो मैंने बैंक को ये कहा है, लिख कर दिया है एप्लीकेशन कि 1 लाख रुपए तक का ही जो है एक बार में ट्रांजैक्शन होगा मेरे उससे। ठीक है, ये एक लिमिट लगा करके रखी, चाहे कोई कितने का भी चेक लगाए, आप 1 लाख से ऊपर जो है उसको सैंक्शन नहीं करो। ठीक, और मैंने जो चेक दिया था उसको, वो क्या था, 10 लाख रुपए तक का था। ठीक है, मान लो 10 लाख रुपए तक का चेक दिया था। अब अगर वो चेक यहाँ पर लगाएगा तो 1 लाख, ये तो क्या हो रहा है कि मैंने अगर लिमिट लगा दी है 1 लाख रुपए की, तो चेक तो 10 लाख रुपए का लगा हुआ है, 1 लाख रुपए तक की मैंने लिमिट लगा दी है बैंक के ऊपर, तो अब बैंक तो 1 लाख से ज्यादा सैंक्शन करके देगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये 10 लाख रुपए का जो चेक है, ये अमाउंट ही जो अरेंज किया हुआ है, ये इससे एक्सीड कर रहा है, लिमिट से एक्सीड कर रहा है। इस वजह से भी जो है बैंक चेक जो है बाउंस हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि चेक बाउंस हो गया है, नॉर्मल भाषा में अगर आप कहो, लेमैन लैंग्वेज में तो कहा जाता है चेक बाउंस हो गया है। तो चेक बाउंस दो ही कारण की वजह से होता है, या तो आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, मैंने किसी को 10 लाख रुपए का चेक दिया, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए भी नहीं है, इस तरीके का। ठीक है, और दूसरी चीज, जितना लिमिट जो है आपने लगा रखी है उससे अगर एक्सीड कर रहा है, ठीक है, वो चेक का अमाउंट। तो ये सारी चीजें होती हैं, इतनी चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, बेसिक बात। अब इसकी पनिशमेंट देखो, इसकी पनिशमेंट में बहुत बड़ा खेला है अभी आगे जब हम बात करेंगे तो उसमें और अच्छे से बात करेंगे पनिशमेंट को लेकर के। हालांकि लेकिन देख लो पनिशमेंट क्या होती है 138 में। अगर 138 का ऑफेंस प्रूव हो जाता है तो 2 साल तक की सजा है या फिर फाइन है, एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक और बोथ, यानी कि 2 साल की सजा भी होगी और आपको अमाउंट भी, मतलब जो चेक का अमाउंट है उसका ट्वाइस भी पेमेंट करनी होगी। ठीक है, मान लो 10 लाख का अगर चेक है तो 20 लाख रुपए पे करना होगा। इतनी सी बात बस इसमें है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रोवाइजो है, 3 कंडीशन है जिसमें आपको जब आप कंप्लेंट फाइल करने जाओगे सेक्शन 138 में, मैंने किसी को चेक दिया था, अब अगर उसको चेक बाउंस का मेरे ऊपर ऑफेंस लगाना है, सेक्शन 138 लगाना है, तो कोई एक प्रोसीजर होगा ना, कितने समय में वो कर पाएगा, क्या पीरियड वैलिडिटी का है, कब वो सूट मतलब कब वो कंप्लेंट फाइल करेगा, ये सारी चीजों का एक टाइम पीरियड होगा। तो वही टाइम पीरियड यहाँ पर बता रखा है, और ये टाइम पीरियड अच्छे से पता होना चाहिए आपको, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। चेक टू बी प्रेजेंटेड विद इन वैलिडिटी पीरियड, 3 महीने की वैलिडिटी होती है किसी भी चेक की जो कि आरबीआई के द्वारा डिसाइड करी गई है। पहले 6 महीने की थी और अब जो है 3 महीने की वैलिडिटी हो गई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 महीने की वैलिडिटी होती है। देन अगर डिसऑनर हुआ है तो नोटिस दो ड्रॉअर को। ड्रॉअर कौन, ड्रॉअर वो जो चेक बना रहा है, यानी कि अगर मैंने 10 लाख रुपए का चेक लिख करके दिया है तो मुझे नोटिस दो कि चेक मेरा डिसऑनर हो गया है या चेक मेरा बाउंस हो गया, विद इन 30 days इन राइटिंग, 30 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, 30 दिन के अंदर अंदर मुझे उसे बताना तो है। आप अपनी बेयर एक्ट पे आएंगे, पहले आप लोग, अगर आप लोग ने बेयर एक्ट अभी तक खोली नहीं है तो बेयर एक्ट खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ी सी बेयर एक्ट से रिलेटेड भी कुछ बातें पढ़ूंगी मैं, जो आप लोगों को ध्यान देना है। जब आप अपना प्रोवाइजो देखेंगे, इसका जो आपका बी क्लॉज है प्रोवाइजो का, ये कह रहा है कि नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक विद इन 30 days, 30 days के अंदर अंदर नोटिस चली जानी चाहिए ड्रॉअर को। कब से, 30 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of the check as unpaid, यानी कि जब उसे पता चला कि जो है चेक डिसऑनर हो गया है या चेक बाउंस हो गया है, उस दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर अंदर, उस दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर अंदर मुझे नोटिस देना है, मतलब वो पर्सन मुझे नोटिस देगा कि आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है, इन राइटिंग। बट इन राइटिंग होना चाहिए, तो ये भी जो है बात महत्वपूर्ण है कि इन राइटिंग होना चाहिए। अब उसने मुझे नोटिस दिया, अभी मामला, अभी इंस्टीट्यूट नहीं हुआ मामला, अभी कंप्लेंट फाइल नहीं करी गई, अभी कंप्लेंट का कोई भी नामो निशान नहीं, अभी सिर्फ इतनी बात है कि एक चेक का जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 3 महीने का वैलिडिटी पीरियड होता है। जिस दिन उस ड्रॉई को पता चला कि मेरा जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है, जब उसके पास बैंक से ये इन्फॉर्मेशन आई कि जो चेक आपने लगाया था वो डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया, उस दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर अंदर, 30 days के अंदर अंदर वो रिटर्न में मुझे इन्फॉर्मेशन देगा या नोटिस देगा, रिटर्न नोटिस देगा कि आपका जो है चेक डिसऑनर हो गया है, कृपा करके 15 दिन के अंदर अंदर
जो है मुझे पेमेंट वापस से करें, और अगर मैं 15 दिन के अंदर अंदर फेल हो जाती हूँ ऐसा करने में फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, जिस दिन उसने नोटिस दिया तब से 15 दिन का टाइम उसे मुझे मिलेगा पे करने के लिए, और अगर मैं फेल हो जाती हूँ पे करने में तब वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 138 विद इन 1 मंथ। यहाँ पर क्या टाइम दे रखा है, 1 महीने के अंदर अंदर। देखिए लॉ में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, कहीं 1 मंथ लिखा है, कहीं 30 डेज लिखा है। अब ये अपना लेमैन वहां पर दिमाग मत चला के आना प्री में कि 1 मंथ अगर लिखा है तो आपने 30 दिन उसको समझ लिया, नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 1 मंथ एंड 30 डेज। 1 मंथ में, 1 महीने में 31 दिन भी होते हैं, तो 1 दिन 1 महीने का वो 1 दिन आपके लिए मैटर करता है एज अ लॉ स्टूडेंट, वो 1 दिन आपके लिए मैटर करता है। इसलिए आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो विद इन 1 मंथ। अगर पे नहीं किया 15 दिन के अंदर अंदर, विद इन 1 मंथ जो है कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। ठीक है, बस ये लिमिटेशन पीरियड बेसिकली आपको बता रखा है। क्या बता रखा है, लिमिटेशन पीरियड बता रखा है 1 मंथ का, कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है पे करना है, मतलब कंप्लेंट फाइल करनी है। समझ में आ गया? मुझे लगता है कि यहाँ तक जो है प्रोवाइजो आपको जो कंडीशंस दे रखी हैं ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो खिचड़ी मैंने पकाई है मैं पहले इसे हटा दूं, साफ सुथरी हो जाए जैसे। ठीक है, तो क्या टाइम याद रखना है, 3 महीने का वैलिडिटी पीरियड है। नोटिस देना है ड्रॉअर को 30 दिन के अंदर अंदर इन राइटिंग, और ये इन राइटिंग कब से, जब से उसको नोटिस मिला, जब से ड्रॉई को नोटिस मिला है बैंक की तरफ से, जब से उसको पता चला कि चेक डिसऑनर हो गया है। उसके बाद अगर 15 दिन के अंदर अंदर ड्रॉअर पे नहीं कर पाता है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, तो कंप्लेंट फाइल हो जाएगी। कंप्लेंट फाइल करने का समय क्या है, 1 महीने के अंदर। ठीक है, 1 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल करनी है। अच्छा, अब हम 138 से सीधा आएंगे 142 पर, जो कि हमें कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, कॉग्निजेंस किस तरीके से लिया जाएगा, कंप्लेंट होगी इन राइटिंग, एफआईआर नहीं होती है, कंप्लेंट होती है बाय द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स। जो पेई है वो कंप्लेन करेगा इन राइटिंग, कब, विद इन 1 मंथ। जब से कॉज ऑफ एक्शन आपका अराइज हुआ, आप तब से कंप्लेन 1 महीने के अंदर अंदर, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप कंप्लेन फाइल करो। भाई हम जहां पे यहाँ पे कह रहे हैं कि वो नहीं, फेल हो गया, हमने 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन में भी नहीं पे कर पाए, तो अब आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो गया। 15 दिन खत्म, आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू। जहां इन 15 दिन का एंड हुआ, कॉज ऑफ एक्शन सामने वाले बंदे का शुरू हो गया। ठीक है, सामने वाले बंदे का कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो गया है। अब वो 1 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल कर दी, इसलिए यहाँ पर लिखा है विद इन 1 मंथ व्हेन कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। कौन ले सकता है कॉग्निजेंस, जेएमएफसी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सुपीरियर देन देम। इनसे सुपीरियर भी ले सकते हैं। इनसे सुपीरियर कौन, सीजेएम। अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं कंफ्यूजन होने नहीं दूंगी। यहाँ से भी हम सीजेएम हटा दे रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको कंफ्यूजन आगे नहीं होने दूंगी, क्योंकि हम थोड़ा सा बेरक सेंट्रिक भी चलेंगे। अभी आगे बात करते हैं। जहां बेरक की जरूरत नहीं है, जहां पे आप खुद से पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे मैं छोड़ दे रही हूँ, आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, आ जाओ 139 पे। 139 कह रहा है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। तो ये क्या कह रहा है, सेक्शन 139 कह रहा है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी, मैंने आप लोगों को बताया ना कि ऐसा कोर्ट मानती है कि चेक जो डिस्चार्ज हुआ है वो किसी डेट या लाइबिलिटी के लिए ही चेक बनाया गया है। तो होल्डर फेवर, ये जो है होल्डर के फेवर में होता है। कोर्ट शैल प्रिज्यूम करती है कि चेक डिस्चार्ज किया गया किसी डेट के लिए, किसी लाइबिलिटी के लिए, कोई कर्जा वर्जा था उसके लिए जो है चेक को डिस्चार्ज किया गया। ठीक, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं जानना। बस प्रिजम्पशन याद रखना कि शैल प्रिज्यूम होगा। ठीक है, फिर हम आओ सेक्शन 140 में। सेक्शन 140 कह रहा है डिफेंसेस नॉट अलाउड। ये कौन से डिफेंसेस की बात कर रहा है, मान लो ड्रॉअर कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। ये डिफेंस नहीं चलता कोर्ट में, क्या आपको पता ही नहीं था आपके अकाउंट, जब तुम चेक बना रहे थे तो जब तुम 10 लाख रुपए का चेक बना रहे हो, मुझसे कोर्ट कहेगा तुम 10 लाख रुपए का चेक बना रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए नहीं है, कि आपके अकाउंट में 10 रुपए भी नहीं है, आपको ये बात नहीं पता। तो इस चीज का डिफेंस बिल्कुल भी कोर्ट अलाउ नहीं करती। ड्रॉअर कैन नॉट टेक डिफेंस दैट द चेक मे बी डिसऑनर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस मेंशन्ड इन सेक्शन 138। वो ये डिफेंस, मैं ये डिफेंस नहीं ले सकती कि जो रीजंस मेंशन कर रखे हैं इंसफिशिएंट अमाउंट से, या लिमिट जो है वो ज्यादा हो रही है, कि ये चीज मुझे पता ही नहीं थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मतलब ये थोड़ा सा सेक्शन बेस्ड है, ध्यान रख लेना कि कहाँ पर डिफेंसेस वगैरह का सिस्टम दे रखा है। वैसे चैप्टर 17 ही है, कितना ही समय लगेगा आप लोगों को इसको याद करने में। याद कर लो तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो 2-3 नंबर ज्यादा आ जाएंगे लोगों से। ठीक है, फिर आ जाओ सेक्शन 141 पे। अब ये बहुत ही प्यारा सेक्शन है, ये ऑलमोस्ट हर लॉ में आप लोगों को लगभग देखने को मिलता है, ये ऑफेंसेस बाय कंपनीज।
क्या कह रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जब कंपनी के द्वारा ऑफेंस कमिट हुआ है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कंपनी एंड पर्सन इन इंचार्ज एट द टाइम ऑफ डिसऑनर। जब मतलब जैसे कंपनी के नाम पे कभी कभी चेक्स बनते हैं, तो कंपनी तो होगी, साथ में जो पर्सन इंचार्ज था उस समय जब चेक बाउंस हुआ, जब डिसऑनर के समय पर, वो इंचार्ज होगा, ठीक है, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। लाइबिलिटी व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, जब ऑफेंस कमिट हो गया है तो लाइबिलिटी किसकी बनेगी? डायरेक्टर की बन सकती है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर, या तो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या फिर कोई अदर ऑफिसर। अब ये कंसेंट कनाइवेंस वाली बात मैंने क्यों लिखी है, सेक्शन 141 खोल लो और इसके सबसेक्शन 2 पर आ जाओ। क्या कह रहा है, notwithstanding anything contained in subsection 1 where any offense under this act has been committed by a company, जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है कंपनी के द्वारा, ठीक है, एंड इट इज प्रूव्ड दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, भाई, और अगर ये प्रूव हो गया कि ऑफेंस कमिट हुआ है विद कंसेंट, कंसेंट हुआ है आपस में, ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ है मतलब, ठीक है, या कनाइवेंस। अभी कनाइवेंस का क्या मतलब होता है मैम? कनाइवेंस का मतलब है कि एक ने कहा कि भाई तू कर ले, मैं देख लूंगा, बैठा हूं पीछे, ठीक है, तो ये वो वाला चीज होगी कनाइवेंस। और या फिर नेग्लेक्ट, मतलब आपने ध्यान ही नहीं दिया, ऑन द पार्ट ऑफ, किसके पार्ट पर? डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, इनको डीम्ड गिल्टी माना जाएगा, डीम्ड गिल्टी माना जाएगा, एंड शैल बी लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश अकॉर्डिंगली, और जो है इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलेंगी और पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, गवर्नमेंट डायरेक्टर वाला थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पशन दे रखा है, क्या बताया, अ पर्सन who is nominated as a director by virtue of his holding any office in state government or central government or in financial corporation owned or controlled by state government or central government shall not be liable। भाई जो गवर्नमेंट डायरेक्टर है, जो अपना कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में जो कि ओन्ड है बाय द गवर्नमेंट, तो उसको लाइबल यहाँ पर नहीं किया जाएगा। उसको 75 काम होते हैं, मतलब बेसिकली कहा ही जाता है कि उसको 75 काम है, और वो हर कंपनी, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट डायरेक्टर होता है वो एक ही कंपनी का हो, वो 2-3 कंपनी का भी हो सकता है, तो अंदर कंपनी के अंदर क्या इतना घुस करके चल रहा है जनरली लोग नहीं देखने जाते, तो इस वजह से जो है इनका लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन 141। अब आई मजे की बात, सेक्शन 143, जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा कि मैं बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होने दूंगी। सेक्शन 143 में समरी ट्रायल के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि समरी ट्रायल होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं 1 मिनट अपना बेरैक में वो सेक्शन 143 खोल लूं, हाँ, ठीक है। इन्होंने कहा कि समरी ट्रायल होगा, सो सबसे पहले सबसेक्शन 1 देखो, लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी 1973। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि सीआरपीसी में कुछ भी लिखा है उससे हमें कोई फर्क अभी नहीं पड़ रहा है। ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस चैप्टर शैल बी ट्राइड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी कि जेएमएफसी, और बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। आप लोग मुझे एक बात बताओ, इनको यहाँ पर ये चीज लिखने की क्या जरूरत थी कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, नॉट विथ स्टैंडिंग इतनी लंबी बात लिखने की क्या जरूरत थी कि सीआरपीसी में जो भी लिखा हम उसको ध्यान पे नहीं रखेंगे? क्यों? क्योंकि जब समरी ट्रायल होता है सीआरपीसी में, तो सीजेएम, एमएम और जेएमएफसी, इन तीनों के पास पावर होती है, और 261 में जेएमएससी के पास पावर है, ठीक। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिर्फ कहा कि जेएमएफसी है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, सीजेएम का तो नाम ही नहीं लिया इन्होंने। क्यों नहीं लिया? सोचो, ठीक, जब तक सोचो, जब तक आप लोग सोच के आप दिमाग में कुछ ख्याली पुलाव पकेंगे, तब तक मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगी, ठीक है। यहां तक इतना डाउट आना चाहिए मन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा है, फिर उसके बाद मैनर क्या है, समरी ट्रायल होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया ट्रायल अंडर सेक्शन 262 टू सेक्शन 265, मतलब ये जो गवर्न होगा समरी ट्रायल एनआई एक्ट का, ये सेक्शन 262 से लेकर के 265 तक वाले जो है वो उससे गवर्न होगा सेक्शन से। इन्होंने 260 छोड़ दिया और 261 छोड़ दिया इसको, इन दोनों को छोड़ दिया, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझो, पहले तो 262 इन्होंने क्यों छोड़ा मैं उसको बताती हूँ, 261 इन्होंने क्यों छोड़ा पहले मैं उसको बताती हूँ। यहाँ पर कॉग्निजेंस कौन ले सकता है? एमएम और सुपीरियर देन देम,
यानी कि इन दोनों से कोई भी सुपीरियर, तो इन दोनों से कोई भी सुपीरियर सीजेएम हो सकता है, जेएमएससी तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, जेएमएससी एससी तो सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पर जेएमएससी का तो मामला ही हट गया, तो इसलिए 261 तो हो ही नहीं सकता। लेकिन 260 तो हो सकता है, मतलब सीजेएम हो सकता है। अभी देखो पनिशमेंट क्या है, मैक्सिमम 1 ईयर की और फाइन 5000 रुपीज ये लोग दे सकते हैं, कौन, जेएमएफसी और एमएम। अब आप कहोगे मैम अभी तो आप कह रहे थे कि ये पनिशमेंट होगी जब ऑफेंस कमिट होगा सेक्शन 138 का, अब आप कह रहे हो कि पनिशमेंट जो है 1 साल तक की होगी और फाइन केवल 5000 रुपए होगा, ये क्या झोल है। तो ये झोल ऐसा है कि इन्होंने कहा कि समरली ट्राई करना है, ठीक, बिल्कुल सही बात है, समरली ट्राई करना है। इन्होंने कहा 260 261 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये भी सही बात है। तो फिर ये पनिशमेंट कैसे देगा, जब इनको पनिशमेंट इतना देने का हक ही नहीं दिया गया यहाँ पर इस सेक्शन में, तो ये पनिशमेंट दी कैसे जाएगी, कौन देगा ये पनिशमेंट, तो ये पनिशमेंट देगा सीजेएम। अब ये एक्सप्रेसली ये बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है, एक्सप्रेसली ये बात आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। मैंने कैसे कंक्लूजन निकाला कि सीजेएम देगा, भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, एमएम ले सकता है और सुपीरियर देन देम, मतलब जेएमएफसी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या इनसे सुपीरियर। इनसे सुपीरियर कौन है, सीजेएम। इन्होंने कहा समरी ट्रायल होगा, तो इन्होंने कहा समरी ट्रायल होगा, समरी ट्रायल में इन्होंने सिर्फ इतने सेक्शन मेंशन किए, 260 को इन्होंने रिमूव कर दिया, तो 260 सीआरपीसी, देखो 261 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जेएमएससी है, और ये कॉग्निजेंस वाले सेक्शन में सेक्शन 142 में ये कह रहे हैं इनसे सुपीरियर ही हो सकता है, इनसे सबऑर्डिनेट नहीं होगा, तो जेएमएससी तो छोड़ ही दो, उसको दिमाग से ही निकाल देने का, ठीक है। इन्होंने कहा कि इनसे सुपीरियर ही हो सकता है, तो इनसे सुपीरियर कौन है, सीजेएम। तो सीजेएम तो कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन मैम अगर सीजेएम कॉग्निजेंस लेगा तो फिर यहाँ पर तो वो पनिशमेंट ही उसकी नहीं बता रखी, मतलब यहाँ पर तो सिर्फ जेएमएफसी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की पनिशमेंट बता रखी है। तो अगर सीजेएम कॉग्निजेंस लेगा तो सीजेएम बाउंड नहीं है, सीजेएम इज नॉट बाउंड, ये बात अपने बेयर एक्ट में लिख लो कि सीजेएम इज नॉट बाउंड टू फॉलो सेक्शन 143 सेक्शन 143 ऑफ एनआई एक्ट। और जहां मैंने ये लाइन बोल दी तो इसका ये मतलब है कि सीजेएम ये वाली पनिशमेंट तो दे ही सकते हैं, है ना, सीजेएम ये वाली पनिशमेंट दे सकते हैं क्योंकि सीजेएम बाउंड नहीं है सेक्शन 143 एनआई एक्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी इन्होंने जो है जिक्र नहीं किया है सीजेएम का, ठीक है। 260 और 261 को इन्होंने इस वजह से इंक्लूड नहीं किया क्योंकि सीजेएम को ये लोग बाउंड नहीं करना चाहते थे कि 260, फिर से सुनो, 260 और 261 को इस वजह से इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये सीजेएम को बाउंड नहीं करना चाहते थे इस 1 साल की पनिशमेंट से और 5000 रुपए का फाइन से, क्योंकि ये बाउंड नहीं करना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने कहा कि इस जो समरी ट्रायल अगर हो रहा है तो 262 से 265 तक सीआरपीसी ही लगेगी, 260 261 नहीं लगेगी। और ये कह रहे हैं कि जेएमएफसी और एमएम से सुपीरियर होना चाहिए, तो उनसे सुपीरियर कौन होगा, सिर्फ हमारे सीजेएम साहब ही होंगे, तो सीजेएम जो है सेक्शन 138 के अंदर ये पनिशमेंट दे सकते हैं, इनके अलावा ये दोनों नहीं दे सकते, इनके लिए यहाँ पर ये पनिशमेंट दे रखी है, ठीक है। ये बात आपके बेयर एक्ट में लिखी होनी चाहिए कि सीजीएम इज नॉट बाउंड टू फॉलो सेक्शन 143 ऑफ एनआई एक्ट। यहाँ पर मैं बहुत ही प्यार से और सीधी से ये बात यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि आई एम वेरी क्लियर, आई होप आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अभी भी अगर थोड़ा सा भी रुक जाओ, पहले मैं सीजीएम इज नॉट बाउंड टू फॉलो सेक्शन 143 ऑफ एनआई एक्ट, जिस वजह से वो पनिशमेंट दे सकते हैं अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। फिर से एक बार समझते हैं, पावर किसको दी सेक्शन 143 में समरी ट्रायल करने के लिए, जेएमएफसी को और एमएम को, वैसे जैसे सीआरपीसी में दे रखी है। लेकिन इन्होंने कहा कि कॉग्निजेंस तो इनसे सुपीरियर भी ले सकते हैं, तो इनसे सुपीरियर तो सीजीएम ही होंगे, ठीक है, हम कह रहे हैं इनसे सुपीरियर सीजीएम भी होंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने समरी ट्रायल के लिए कुछ भी मेंशन नहीं किया और उन्होंने कहा इस अगर सेक्शन के अंदर ट्रायल चल रही है तो 262 से 265 के अंदर ही, 262 से 265 के बीच में ही चलेगी। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि सीजीएम यहाँ पर, क्योंकि कह रहे हैं कि सुपीरियर भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सीजीएम यहाँ पर बाउंड नहीं है सेक्शन 143 को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे
तो ये कंक्लूजन आप खुद से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को जो समझाना था वो समझा दिया। मुझे इसी में थोड़ा सा लग रहा था कि हो सकता है ये कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये चीज समझा दिया। अब एक चीज 143 में दो चीजें और बचती हैं कि डे टू डे ट्रायल होता है जब तक कि अर्जन ना किया जाए, और ट्रायल को कंक्लूड करने की डेट कितनी है, 6 महीने से फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। जिस दिन से कंप्लेंट फाइल हुई है उसके 6 महीने के अंदर अंदर मामला रफा दफा हो जाना चाहिए। सेक्शन 144 क्या कह रहा है? सेक्शन 144 कह रहा है सर्विस ऑफ समन। सर्विस ऑफ समन किसको होगा? टू विटनेस को और अक्यूज्ड को। कहां पर? जहां पे वो ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहे हैं या अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं या फिर पर्सनली दे आर वर्किंग फॉर गेम। मोड क्या है? स्पीड पोस्ट हो सकता है, कुरियर सर्विस हो सकता है, जो कि कौन अप्रूव करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा जो भी अप्रूव किया गया हो वो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कौन अप्रूव करेगा, तो कोर्ट ऑफ सेशन अप्रूव करेगी। और जब अक्यूज या फिर विटनेस रिफ्यूज कर दे डिलीवरी ऑफ समन, तो ऐसा माना जाएगा कि वो ड्यूली सर्व हो गया है। तो सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं कि अगर उन्होंने रिफ्यूज कर दे तो ड्यूली सर्व मान लिया जाता है। देन सेक्शन 145, सेक्शन 145 सेज एविडेंस ऑन एफिडेविट। एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट मे बी गिवन ऑन एफिडेविट। जो भी एविडेंस है कंप्लेनेंट का वो एफिडेविट पर दिया जा सकता है। कोर्ट, एक मिनट, 145 का जब आप सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लो सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है। तो कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट एंड शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज। ठीक है, अगर उन्हें सही लग रहा है शैल उनके एप्लीकेशन पर, किसके? प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पर या अक्यूज के एप्लीकेशन पर, समन कर सकती है और एग्जामिन कर सकती है एनी पर्सन गिविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। प्रोसिक्यूशन के कहने पर या अक्यूज के कहने पर समन कर सकती है और एग्जामिन कर सकती है एक ऐसे पर्सन को जो कि एविडेंस दे रहा है ऑन एफिडेविट। ठीक है, शपथ पत्र पर जो एविडेंस दे रहा है उसको एग्जामिन कर सकती है कोर्ट। देन 146 क्या बता रहा है? बैंक स्लिप प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट। 146 ने कहा कि बैंक स्लिप जो मिली है आपको, आपको क्या नाम है इसका, पे को कोई बैंक स्लिप मिली होगी ना, एक रिसीट वगैरह, एक रिसीट मिलती है। अगर चेक बाउंस हुआ है, लगाया हुआ चेक अगर बाउंस हुआ तो एक रिसीट मिलती है। तो वो स्लिप जो है वो प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है, वो प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट वहीं से शैल प्रिजम्पशन ले लेती है कि चेक को डिसऑनर किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। देन ऑफेंसेस इसके कंपाउंडेबल है। एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनआई एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल। सेक्शन 147 में ऐसा बताया गया। कंपाउंडेबल का मतलब है कंपाउंडिंग इनकी हो सकती है, रेड विद सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है। देखो 2015 के अमेंडमेंट से पहले एनआई एक्ट के कोई भी प्रोविजंस नहीं थे ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड। ये गवर्न किससे होता था? सेक्शन 177 से सेक्शन 189 सीआरपीसी से गवर्न होता था। 2015 से पहले मतलब इनका कोई ज्यूरिसडिक्शन वाला सिस्टम ही नहीं था। दशरथ रूप सिंह राठौर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जेएमएफसी और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इन हुज लिमिट्स ऑफ लोकल ज्यूरिसडिक्शन ड्रॉई बैंक इज सिचुएटेड, जहां पर ड्रॉई बैंक सिचुएटेड है, हैड ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138। तो उनके पास जो है ज्यूरिसडिक्शन है कंप्लेंट को एंटरटेन करने की। ठीक है, तो ये एक केस जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था तो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। अब ये मत पढ़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू माथा पच्ची होगा और इससे सवाल भी नहीं पूछा जाता। बस ये सेक्शन देख रहे हैं ना कि कौन से सेक्शन में ये दे रखा है, वैलिडेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केस। इस पे आओ, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 142 का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? सेक्शन 142 का सबसेक्शन 2 कह रहा है कि अगर थ्रू अकाउंट पेमेंट है, बेसिकली यहाँ पर पता है ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर बैठेगा, किसका कहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन है, कहाँ पर जो है कंप्लेंट फाइल हो सकती है, उसके बारे में बताया। थ्रू अकाउंट का मतलब ये है कि एक चेक ऐसे है, अगर मान लो तो जब चेक बनाता है कोई, जैसे मैंने चेक बनाया तो यहाँ पर अगर ऐसे मैंने या तो 2 लाइनें ऐसे कर दूं या 2 लाइनें करके ऐसे अकाउंट लिख देते हैं। अगर ये चीज करी है तो उस बंदे के अकाउंट में पैसा जाएगा जिसको मुझे पेमेंट करना है। ठीक है, उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। अदरवाइज का मतलब है कि कैश आप जाकर के एन कैश करा सकते हो। तो उन्होंने बताया कि अगर ऐसा चेक है तो सबसेक्शन 2 का जो है क्लॉज ए पढ़ लें एक बार। देखो क्या कह रहा है, इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर द कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट, अगर अकाउंट से हुआ है, ठीक है, द ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर द पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस में भी मेंटेन्स द अकाउंट। तो जहां पर आपका पे यानी कि जहां पर मैंने जिसको पैसा दिया है, जहां पर उसका अकाउंट वो अपना अकाउंट जहां पर मेंटेन कर रहा है, वहां पर ज्यूरिसडिक्शन है, कंप्लेंट फाइल कर दो। और अगर अदरवाइज है, अगर एनकैश कराना है
otherwise if the check is presented for payment by the payee or holder in due course otherwise, कैश अगर कराना है थ्रू एन अकाउंट, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट यानी कि अदरवाइज, ठीक है, मतलब कैश में। द ब्रांच ऑफ द ड्रॉई बैंक वेयर द ड्रॉर मेंटेन्स द अकाउंट, जहां पर ड्रॉई बैंक जहां पर ड्रॉर अकाउंट मेंटेन कर रहा है, जहां पर मैं अकाउंट मेंटेन कर रही हूँ, वहां पर अगर कैश वाला सिस्टम है तो जहां पर ड्रॉर अकाउंट मेंटेन कर रहा है उस जगह पर आपको फाइल कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। और अगर आपका अकाउंट वाला सिस्टम है कि अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा तो जहां पर पे का अकाउंट मेंटेन है जिस जगह पर वहां पर जो रिस्ट्रिक्शन बैठेगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था जो नहीं समझ में आने वाली बात थी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आया होगा। इसको छोड़ दो, चाहे तो छोड़ देना, अपने आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना, फालतू टाइम मत वेस्ट करना, वैसे कोई मतलब नहीं है उस चीज का। ठीक है, देन 2018 का अमेंडमेंट हुआ तो दो सेक्शन ऐड किए गए, 143A एंड 148। देखो 143A इंटरिम कॉम्पनसेशन के बारे में बता रहा है ड्यूरिंग ट्रायल। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जरूरत लगी तो। पावर टू डायरेक्ट इंटरिम सॉरी पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कॉम्पनसेशन, पावर है कोर्ट के पास कि ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट जो है कॉम्पनसेशन के लिए डायरेक्ट कर सकती है। किस स्टेज पे करेगी? समन या समरी ट्रायल अगर हो रहा है, अक्यूज ने अभी गिल्टी प्लीड नहीं किया है, अक्यूज ने अभी गिल्टी प्लीड नहीं किया है। देखो पढ़ ले एक बार। Notwithstanding anything contained in the CRPC, the court trying an offence under section 138 may order the drawer of the check to pay interim compensation to the complainant। कंप्लेनेंट को यानी कि ड्रॉर को बोला जा सकता है कि आप इंटरिम कॉम्पनसेशन कृपया करके पे कीजिए, किसको? कंप्लेनेंट महाशय को। ठीक। क्लॉज ए सेज इन अ समरी ट्रायल और अ समन्स केस वेयर ही प्लीड्स नॉट गिल्टी, जहां पर वो गिल्टी ना प्लीड करे वहां पर टू द एक्विजिशन मेड इन द कंप्लेंट, मतलब वो अपने जो भी उसके ऊपर एलिगेशन वगैरह एक्विजिशन लगा है उसको वो नहीं मान रहा, गिल्टी प्लीड नहीं कर रहा। इन एंड इन एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यानी कि अगर वारंट केस चल रहा है तो अदर केस में भी ठीक है, हो सकता है ऐसा। देन द इंटरिम कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक। जो इंटरिम कॉम्पनसेशन है वो 20% अमाउंट ऑफ चेक से ज्यादा नहीं हो सकता, 20% ऑफ द चेक अमाउंट। ठीक है, 20% ऑफ द चेक अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। कब देगा? सबसेक्शन 3 पर आओ, द इंटरिम कॉम्पनसेशन शैल बी पेड विद इन 60 डेज, 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, और अगर सफिशिएंट कॉज है, कोई अगर सफिशिएंट कॉज अगर ड्रॉअर बता दे तो 30 दिन का टाइम और मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर ड्रॉअर साहब अक्विट हो गए, कोई गलती नहीं है मेरी, इसने मेरे ऊपर फालतू केस जो है कर दिया है, मेरे को अक्विट कर दिया गया, दोष मुक्ति हो गई मेरी, फिर बैंक रेट से इंटरेस्ट प्लस जो इंटरिम कॉम्पनसेशन है रीपे करेगा कौन? कंप्लेनेंट। रीपे करेगा किसको? ड्रॉअर को। तो पढ़ लो एक बार सबसेक्शन 4, इफ द ड्रॉअर ऑफ द चेक इज एक्विटेड the court shall direct the complainant to repay to the drawer the amount of interim compensation, interim compensation को repay करने को बोलेगा with the interest at the bank rate, और जो भी इंटरेस्ट वगैरह लगा है, इंटरेस्ट जो है बैंक रेट के हिसाब से होगा, वो आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है, दो चीजें जो है, मतलब दो चीजें क्या है, इंटरिम कॉम्पनसेशन तो जितना उसने दिया वो तो आपको देना ही है, साथ साथ इंटरेस्ट लगा करके देना, जो भी बैंक रेट पे जो इंटरेस्ट लगेगा। कब देना है? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। वही सेम चीज यहाँ पर भी है, जितने दिन में इसको देना है उतने दिन में ये भी रीपे करके देगा, और 30 डेज अगर कोई सफिशिएंट कॉज आपने बता दिया तो। रिकवर कैसे होगा? तो ये तो हर जगह बच्चों को पता है आजकल कि फाइन की तरह रिकवर किया जाएगा अंडर सेक्शन 421 ऑफ सीआरपीसी। ठीक, तो उम्मीद है कि इसमें तो कुछ ऐसा मतलब याद करने वाली चीजें हैं, 60 डेज 30 डेज, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो जो चीजें आप आसानी से याद कर सकते हो, और छोड़ना भी कोई चीज सही नहीं है। अगर चैप्टर 17 ही है तो कौन सा आप लोगों को बहुत ज्यादा सेक्शंस पढ़ने? ठीक है, 12-15 सेक्शंस हैं, बहुत ज्यादा 20 सेक्शंस हैं, तो पढ़ लो अच्छे से, आसानी से। जो चीज अच्छे से तैयार हो सकती है उसे तो हम तैयार कर ही सकते हैं ना। आ जाओ सेक्शन नंबर 148 पे, जो कि हमें इंटरिम डिपॉजिट के बारे में बता रहा है। अभी ये इंटरिम डिपॉजिट पेंडेंसी ऑफ अपील के समय पर होता है। ठीक है, इंटरिम डिपॉजिट जो है कोर्ट करा लेती है पेंडेंसी ऑफ अपील में। अपील मान लो पेंडिंग है, तो कोर्ट ने क्या किया? कुछ डिपॉजिट करा लिया। ठीक है, कुछ पैसा डिपॉजिट करा लिया, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन
इन सीआरपीसी हर बार जो है यही एक बात लिखी गई है, सीआरपीसी में कुछ भी लिखा है एनआई आपको उससे कोई मतलब नहीं है। इन एन अपील बाय द ड्रॉअर अगेंस्ट कन्विक्शन, ड्रॉअर ने अपील करी, ड्रॉअर ने अपील करी क्योंकि उसको कन्विक्ट कर दिया गया था, तो उनको लगा कि बहुत गलत चीज हो गई है मेरे साथ और उन्होंने अपील कर दी। ठीक है, under section 138 the appellate court may order the appellant to deposit such sum which shall be minimum of 20%। देखो 20% ऑफ इंटरिम कॉम्पनसेशन यहाँ पर भी है और इसको यहाँ पर 20% तो देना है लेकिन ऑफ द चेक अमाउंट का देना है, तो 20% तो ऐसे याद होगा, यहाँ पर 20% इंटरिम कॉम्पनसेशन का है। ठीक है, और वहां पर क्योंकि इंटरिम कॉम्पनसेशन ही खुद मिल रहा है तो 20% ऑफ द चेक अमाउंट का है। ठीक है, तो एक ये बात पता चल गई। The appellate court may order the appellant to deposit such sum which shall be minimum of 20% of the fine or compensation awarded by the trial court, यानी कि 20% of the interim compensation, provided that the amount payable under this subsection shall be in addition to any interim compensation paid by the appellant under section 143A। छोड़ दो ये लाइन, एडिशन में होगा वो जो 143A में जो compensation वगैरह अमाउंट पेएबल है वो। ठीक है, देन the amount referred to in subsection 1, subsection 2, the amount referred to in subsection 1 shall be deposited within 60 days from the date of order। इसमें भी वही सेम, तो देखो टाइम लिमिट सब में सेम है, 60 days from the date of the order और 30 days और प्लस कर दिए जाएंगे अगर कोई सफिशिएंट कॉज जो है कोर्ट को बता दिया कि मेरा पैर टूट गया था, हाथ टूट गया था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, तो ये सारी चीजें जो है सफिशिएंट कॉज अगर कोर्ट को लगता है 30 दिन का टाइम और ग्रांट हो जाएगा। तो सबसेक्शन 2 में तो बस इतनी बात कही। सबसेक्शन 3 में कह रहा था द अपीलाट कोर्ट मे डायरेक्ट द रिलीज ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द अपीलांट टू कंप्लेनेंट एट द टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, प्रोवाइडेड कि अगर अपीलांट का यानी कि जो ड्रॉअर है हमारा जिसने अपील करी है अगर उसका अक्विटल हो गया है तो क्या होगा, अगर उसको अक्विटल हो गया, अगर उसको दोष मुक्त कर दिया गया है तब क्या होगा। सो provided that if the appellant is acquitted the court shall direct the complainant to repay the appellant, इनको भी कहेगा कि repay करिए अगर acquittal आपका हो, अगर उसका acquittal हो गया है तो। ठीक है, to the amount so released with interest at the bank rate, वही बैंक रेट के इंटरेस्ट पर as published by RBI prevalent at the beginning of the relevant financial year within 60 days from the date of the order। 60 days के अंदर अंदर ही तो इससे अच्छा, एक मिनट, विद इन 60 days from the date of the order और विद इन सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days एज मे बी डायरेक्टेड, और अगर सफिशिएंट कॉज बता दिया गया तो 30 days और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस इतनी सी ही बात जो है इसमें आप लोग को जानी है। इंटरिम कॉम्पनसेशन में क्या है, कितना 20% ऑफ द चेक अमाउंट है, 20% ऑफ द इंटरिम कॉम्पनसेशन है। इंटरिम डिपॉजिट वाले केस में इंटरिम डिपॉजिट कब दिया जाता है, तो जब अपील की पेंडेंसी है तब, और इंटरिम कॉम्पनसेशन कब करवाएगा कोर्ट, जब ट्रायल में पेंडेंसी चल रही है तब। कौन देता है ये बात पता होनी चाहिए, कितना देना है और कितना टाइम लिमिट दे रखा है, कितने समय में जो है भरना पड़ेगा, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो आई होप ये वाली चीज भी सेगमेंट समरी ट्रायल वाला समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये वाली पनिशमेंट सीजीएम ही दे सकते हैं। ठीक है, ये वाली पनिशमेंट वो दोनों जेएमएफसी और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं दे सकते क्योंकि उनको यहाँ पर सेक्शन 143 में इन सेक्शन से और ये पनिशमेंट ऑलरेडी बता दी गई है। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कॉग्निजेंस जो है इनसे सुपीरियर ले सकते हैं, तो इनसे सुपीरियर सिर्फ एक सीजीएम ही है, और क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सेक्शन 260 मेंशन नहीं किया तो इस वजह से सीजीएम बाउंड नहीं है कि वो सेक्शन 143 का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वो पनिशमेंट दे सकते हैं ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक वाली, और आपका ये 2 साल की 2 years ऑफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, और ये जो आपकी अमेंडमेंट वाली डेट है ये आपको याद होनी चाहिए। तो चैप्टर 17 में और कुछ भी एनआई एक्ट में नहीं पढ़ना है, एटलीस्ट चार्जेस के लिए। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हैं, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, और अगर कोई टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।